हेलो दोस्तों, मैं हूं गंगा सागर। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वह है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, तो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, उसमें इससे कुछ क्वेश्चंस जरूर आता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं कुछ सेंटेंस का प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो आप उससे अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है एक्टिव वॉइस में। होता है क्या है, एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट का काम करने लगता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट का काम करने वाला होता है। यानी सीधे बात कहा जाए कि बिना ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस जो होता है उसका पैसिव वॉइस बनाना संभव नहीं होता है। बनता है लेकिन रेयर केस में ही बनता है। और इसके पहले जब कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, उस ऑब्जेक्ट के पहले हम प्रपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। कभी कभी एट, इन का भी प्रयोग किया जाता है। और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होता है तब हम एक को डायरेक्ट और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा के हम प्रयोग करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? यदि हम वाक्य में क्या लगा के प्रश्न पूछते हैं तो जो उसका आंसर मिलता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब किसको लगा के प्रश्न पूछते हैं जो आंसर मिलता होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का जो नियम होता है उस नियम के बारे में जान लीजिए। पहले होता क्या है, पहले तो किसका बनता नहीं है, सारे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ साथ फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इन चारों का पैसिव वॉइस नहीं बनता। आप अपने माइंड में हमेशा सेट कर लेंगे कि यदि आपके सामने कहीं भी इन चारों सेंटेंस में से कोई सेंटेंस आ जाता है और पैसिव वॉइस आपको बनाने के लिए कहा जाए तो उसमें यदि नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया रहेगा तो आप उस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इस चीज को आप अपने ध्यान में हमेशा रखेंगे। उसके बाद यदि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का लगाया जाता है। सहायक क्रिया किसका लगाया जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता क्या है, इज, एम, आर, यानी एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि टेंस हो किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तब भी सहायक क्रिया इज, एम, आर का ही प्रयोग किया जाता है और उसके साथ बीइंग, यानी इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे कोई भी टेंस क्यों ना हो। यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज एंड वर, यानी एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के साथ किया जाएगा। लेकिन जब सेंटेंस हो एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट का पास्ट कंटीन्यूअस में, तो पास्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगेगा लेकिन उसमें बीइंग जुड़ जाएगा। तो आइए कुछ सेंटेंस को देखते हैं। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, मैं डायरेक्ट उसका आंसर दिया हूँ। आप 4 ऑप्शन हो सकता है, उस पर आप कंक्लूजन कर लीजिएगा। नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन होगा, सारे ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन जरूर देगा। यदि कभी इस चारों सेंटेंस में से कोई भी सेंटेंस आता है तो आप नन ऑफ दीज क्लिक करेंगे। यदि इनमें से भी कहीं आता है, कहीं गलत लगता है, तो आप उसको देख लेंगे कि क्या है।
जैसे ही सेल्स फ्लावर इन द मार्केट। अब क्या बेचता है? फ्लावर बेचता है। तो फ्लावर क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या बेचता है? फ्लावर बेचता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी मैं बताया हूं कि जब क्या लगा के जो आंसर मिलता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट का कार्य करने लगता है। क्या बेचता है? द फ्लावर इज। अब ये देखेंगे कि किस टेंस में? ही सेल्स। सेल्स का प्रयोग कब किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब कर्ता एक वचन होता है तो वर्ब में यस या यस जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ही कर्ता एक वचन है, इसलिए सेल में यस जुड़ गया है। तो ही सेल्स फ्लावर इन द मार्केट। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? द फ्लावर इज सोल्ड। सोल्ड सेल का पास्ट फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म जो होता है क्या हो जाएगा? सोल्ड। किसके द्वारा? सब्जेक्ट का पॉसेसिव वॉइस जो होता है वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करने लगता है। बाई हिम कहां बेचा जाता है? इन द मार्केट। फिर है ही लव मी, ही लव्स मी, सॉरी, ही लव्स मी। वह मुझसे प्रेम करता है या मुझसे प्यार करता है। तो प्यार करता है एक वचन है। किसे प्यार करता है? मी। मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट का काम करने वाला है। तो मी जो ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस का जब सब्जेक्टिव केस देखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। मी का आई होता है। तो क्या हो जाएगा? आई एम। आई के साथ एम का प्रयोग। आई एम लव्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय किसके? ही का पॉसेसिव वॉइस क्या होता है? हिम। यानी ही जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसके द्वारा? उसके द्वारा। फिर है दे बाट आइसक्रीम। दे बाट आइसक्रीम। यहां पे आप देखेंगे बाट का प्रयोग कब किया जाता है? बाट का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है जब कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो। सभी कर्ताओं के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है जब सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो दे बाट आइसक्रीम। क्या खरीदे भाई? आइसक्रीम खरीदे। तो इसका पास्ट फॉर्म बनाना है। पास्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर होता है एक वचन के साथ, वाज एंड बहुवचन के साथ आ। तो आइसक्रीम बहुवचन में माना जाता है। तो आइसक्रीम वर बॉट बाय देम। फिर है ही वाज रीडिंग ए बुक। ही वाज रीडिंग ए बुक। ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। किसमें है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसका हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? एक वचन कर्ता के साथ वाज और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज एंड वर के साथ बीइंग ऐड कर देते हैं। तो ए बुक वाज बीइंग रीड बाय हिम। फिर अगला ही स्टोल माय पर्स। ही स्टोल माय पर्स। स्टील का सेकंड फॉर्म होता है स्टोल, यानी यहाँ पे भी वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनाएंगे जब पैसिव वॉइस में बनाना होगा। तो ही स्टोल माय पर्स। क्या चुराया भाई? मेरा पर्स। तो माय पर्स वाज स्टोलन बाय ही का क्या हो जाएगा? हिम। यदि यही कहीं पैसिव वॉइस दिया रहे और इसको आपको एक्टिव वॉइस में बनाना रहे, दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यदि यही रहे द फ्लावर इज सोल्ड बाय हिम इन द मार्केट, तो इसका पैसिव एक्टिव वॉइस क्या बनेगा? ही सेल्स फ्लावर इन द मार्केट। आपको इसका हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हो रहा है। We had won the match. We had won the match. Had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ड had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में लगता है? पास्ट परफेक्ट में। जब पास्ट परफेक्ट में है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है। तो जब हैड परफेक्ट का है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैड बीन। यानी इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे? हैड बीन। वी हैड वोन द मैच। क्या जीते भाई? मैच जीते। तो द मैच हैड बीन वोन बाय अस। किसके द्वारा? वी देखते हम लोग जीते ना, तो किसके द्वारा जीता गया? हम लोगों के द्वारा। फिर है आई शैल बाय ए कार। आई शैल बाय ए कार क्या है? फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट भी क्या होता है?
आई तथा वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग किया जाता है। कब? सामान्य स्थिति में। लेकिन जब चेतावनी हो, धमकी हो, बाध्यता हो, अनिवार्यता हो तो वहां पे नियम बदल जाता है, यानी आई और वी के साथ विल का प्रयोग तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? ए कार विल बी, आई शैल बाय ए कार। ये आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग किया गया है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या खरीदा जा रहा है? ए कार। तो ए कार क्या हो रहा है? एक वचन हो रहा। एक वचन हो या ना हो उससे नहीं मतलब है, सिर्फ आपको आई और वी से मतलब है। तो ए कार के साथ सहायक क्रिया क्या लगाना है? विल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया क्या है? शैल और विल। तो हमको पैसिव वॉइस बनाते समय हमको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है, तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? विल बी या शैल बी। तो होगा ए कार विल बी बॉट बाय मी। अगला है आर यू रीडिंग द आर्टिकल। आर यू रीडिंग द आर्टिकल, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि आर का प्रयोग हुआ और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो और उसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उसके साथ सहायक क्रिया इज एमआर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर बीइंग भी ऐड कर दिया जाता है। जैसे इज द आर्टिकल बीइंग रीडिंग बाय यू, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वेयर डिड यू सी हिम, वेयर डिड यू सी हिम। डिड का प्रयोग हुआ है, यानी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया जाता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो जब WH फैमिली मेंबर होता है तो WH फैमिली मेंबर को हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। तो वेयर डिड यू सी हिम, वेयर वाज ही सीन, सी का थर्ड फॉर्म सीन बाय यू। फिर हर ब्यूटी चार्म्ड मी, हर ब्यूटी चार्म्ड मी, उसकी सुंदरता मुझे मंत्रमुग्ध कर गई या मोहित कर गई। तो क्या हो गया? अब यहाँ पे आप देखेंगे बाई का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पे कोई कर्ता कार्य करने वाला नहीं है। तो आई वाज चार्म्ड एट हर ब्यूटी, तो यहाँ पे बाई की जगह पे किसका प्रयोग हुआ है? एट का। इस तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है। मैं कुछ टेंस के नियमों को बता दिया। अभी मैं सेंटेंस को भी बताऊंगा अगले वीडियो में कि इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे पैसिव वॉइस बनता है, और क्वेश्चन जो आता है पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, तो मैं इस पे भी कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा कि कैसे किसी पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए तथा दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।